हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये आपका पार्ट 2 वीडियो है, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में हमने कुछ संख्या के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज उसके आगे वाले संख्या देखेंगे कि उसके आगे कौन सी संख्या है। हमने इस बोर्ड पर लिख चुका है और इसको थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या है, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, तो इसके लिए हमको इस सबको भी जानना बहुत जरूरत पड़ जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है कि पहला नंबर हम इसमें लिखे हैं सम संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। तो हम थोड़ा जानते हैं कि इवन नंबर यानी सम संख्या किसे कहते हैं। हम ये मानते हुए आपको बता रहे हैं कि आपने इससे पहले कभी सम संख्या के बारे में नहीं जाना था। ठीक है, देखते हैं क्या है सम संख्या, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा कंसेप्ट क्लियर देखिए। देखिए, सम संख्या अगर बेसिक से बात करें तो सम संख्या हम उसको कहते हैं जिसे 2 से भाग दिया जा सकता है, यानी वैसी संख्या जिसे हम 2 से भाग दे सकते हैं, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो। विभाज्य हो वैसी संख्या को हम बोलते हैं सम संख्या। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम देख लेते हैं, 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, 12, इसी तरह से डॉट 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 आप जहां तक ले जा सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे हम 2 से भाग लगा सकते हैं उसको हम बोलते हैं सम संख्या उसको कहते हैं। अब जैसे अगर देखा जाए तो कुछ संख्या ऐसी होती है, जैसे कुछ अंक दे दिए, मान लो इतना बड़ा अंक दे दिए। अगर आपसे कोई पूछे कि जरा बताओ कि ये सम संख्या है या नहीं है, तो हम बोलेंगे हाँ ये सम संख्या है, क्योंकि आपने ये जान चुका होगा कि 2 से भाग लगने का कुछ नियम होता है। जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ऐसा रहता है, उस सभी संख्या को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। या कह सकते हैं कि वो सभी संख्या 2 से भाग लग जाता है। अभी देखते हैं, 30 के लास्ट में कितना है, 6, इसके लास्ट में 6 है, इसका मतलब ये है कि ये भी संख्या 2 से भाग लग जाएगी। अगर ये 2 से भाग लग जाती है तो इसको हम बोलेंगे सम संख्या। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सम संख्या के बाद अगला आता है विषम संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। इसका जस्ट ऑपोजिट है। सम संख्या हम उसे कहते हैं जिसे 2 से विभाज्य हो, यानी जिसे 2 से भाग दिया जा सकता हो। और हम विषम संख्या उसे कहते हैं जिसे 2 से भाग नहीं दिया जा सके। अगर बात करें, जैसे 1 है, इसमें 2 से भाग नहीं लगता है। फिर अगर बात करें 3, 5, 7, 9, 11, इसी तरह के बहुत सारी संख्याएं जिसे हम 2 से भाग नहीं लगा सकते हैं या 2 से पूरा नहीं कटेगा, उसको हम बोलेंगे क्या, विषम संख्या। एक बात याद रखिएगा, कभी कभी इसमें सम संख्या के बारे में ऑब्जेक्टिव पूछता है कि जरा बताइए सम संख्या किसके रूप का होता है, तो हम बोल सकते हैं जो सम संख्या होता है वो 2m के रूप का होता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सम संख्या होता है वो 2m के रूप का होता है, और जो विषम संख्या होता है वो 2m प्लस 1 के रूप का, 2m माइनस 1 के रूप का होता है। ऐसा कह सकते हैं कि जो विषम संख्या होती है वो 2m माइनस 1 के रूप का होता है। अगली संख्या बारे में, जिसका नाम है भाज्य संख्या, या इसी को हम बोलते हैं यौगिक संख्या। इसकी इंग्लिश की अगर बात करेंगे तो भाज्य संख्या में इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबल नंबर, या यौगिक संख्या जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, देखते हैं। भाज्य संख्या हम बोलते हैं वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, या ऐसी संख्या कह सकते हैं कि जिसको एक एवं स्वयं के अलावा कम से कम किसी एक नंबर से विभाज्य हो, उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे बात करें 4,
4 की अगर बात करेंगे तो देखते हैं ये 1 से तो भाग लगता ही लगता है, और स्वयं मतलब 4 से भाग लगता ही लगता है। उसके अलावा एक और संख्या है 2 जिससे ये भाग लगता है, तो इसलिए हम इसको बोल देंगे क्या है, ये भाज्य संख्या है। अगर ऐसे बात करें कुछ कुछ बच्चे से मान लो कि हम अगर आपसे ये पूछे कि जरा बताओ कि क्या 2 भाज्य है कि नहीं है, जरा बताइए 2 भाज्य है कि नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल 2 भाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि 2 जो है 1 से भाग लगता है और उसके अलावा 2 से भाग लगता है, यानी 1 से लगा और स्वयं से लगा। इसके अलावा कम से कम एक और संख्या से भाग लगनी चाहिए, तभी हम इसको बोलेंगे क्या, भाज्य संख्या। तो इसलिए याद रखना ये जो 2 है वो भाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर बात करेंगे तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4 होता है। 4 हो गया, उसके बाद 6, 8, 9, 10, 12, इसी तरह से सभी सब क्या होते हैं, भाज्य संख्या होते हैं। उसके बाद अगले बात करें, उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। जस्ट सेम इसका उल्टा है। इसमें बोला था अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाज्य नहीं हो। ऐसा कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो 1 से लगे, 1 से भाग लग जाए और खुद से भाग लग जाए और उसके अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे। जैसे हम अगर बात करें, देख लिया यहाँ पर, जैसे देख रहे 2 है, ये 1 से भाग लगता है, देख लेते हैं 1 से भाग लगता था और खुद से भाग लगता था, इसके अलावा और किसी से भाग नहीं लगता है, इसलिए हम 2 क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। फिर बात करेंगे 3 है, 5 है, इस तरह 7 है, 11 है, और बात करें 13 है, 17 है। तो ये सभी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। अब एक बात और आप सबको याद रखना पड़ेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम 2 को बोलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 होता है। कभी भी ये भूल से मत कह देना कि जो 1 होता है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि जो 1 होता है वो ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही ये अभाज्य संख्या होती है। और ये भी याद रखना कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है यो 2 होती है, और दुनिया का ऐसा एकमात्र संख्या है जो सम भी है। हमने अभी देखा था यहाँ पर ऊपर पे कि 2 जो है वो क्या, कौन संख्या, सम संख्या है। 2 होता है वो सम संख्या भी है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। यानी कि 2 ही ऐसी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है। दुनिया की एकमात्र ऐसी संख्या 2 है जो सम भी होता है और क्या होता है, अभाज्य संख्या भी होती है। इसको याद रखिएगा। ये हमेशा कभी कभी ऑब्जेक्ट में ऐसा पूछ लेता है कि जरा बताइए कि, ऐसा बोल देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है। अगर आपको पता होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, 4 है, तो दोनों गुना कर कितना होता है, 8। कभी कभी ऑप्शन में पक्का 2 दे देता है, 4 दे देता है, 8 दे देता है। बच्चे गलती करते हैं इसमें, तो इसलिए आपको याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है। अब सब गुणनफल बोले या मोसो बोल दे तो आपको निकाल देना है। इस चैप्टर हम देखेंगे कि कैसे मोसो निकाला जाता है, विधि जानेंगे, अभाज्य गुणनफल विधि किसको कहते हैं, या फिर यूक्लिड विभाजन इसके बाद आता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो इतना ही नंबर था। अब उसके बाद जानते हैं जो चैप्टर हमारा है, चैप्टर के बारे में जानते हैं। हमारा चैप्टर था वास्तविक संख्या, उसको थोड़ा देख लेते क्या होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में
तो हमने कल देखा था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी कि हम वास्तविक संख्या उसे कहेंगे, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, ये चैप्टर हमारा जितना भी बेसिक थ्योरी था, सभी बेसिक थ्योरी को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं एक जो हमको एल्गोरिथम पढ़ना है, यानी प्रमेयिका पढ़ना है, उसके बारे में जरा ध्यान देते हैं, क्या है प्रमेयिका। और उसके बाद इस चैप्टर का जितना भी थ्योरी पार्ट होगा वो सब कंप्लीट होगा। फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, फिर हम देखेंगे कि 1.1 या 1.2 या 1.3 उसमें क्या क्या हमको बनाना है, उसको एक एक करके हम बनाएंगे। देखते हैं क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, या प्रमेयिका कहीं कहीं दिया जाता है इंग्लिश में ही एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसको कहते हैं, देख ले। तो हम सभी ने, ये प्रमेयिका है, हम सभी ने बचपन में महत्तम तो जरूर बनाया होगा, ऐसे ही नहीं हम 10वां आ गए, ठीक है, यानी कि हम पहले बचपन से महत्तम लघुत्तम महत्तम सीख के हम आए हैं 10वां क्लास पढ़ने के लिए। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, प्रमेयिका होता है, वो क्या होता है देखते हैं। तो हम बचपन बनाते थे, जैसे मान लो 28 दे दिए और यहाँ दे दिए 23। अगर हमको बोला जाता था कि आप इसका मोर्सो बनाओ, यानी कि HCF निकालो, तो हम क्या करते थे, सब उसको इसको भाग देते थे। मान लो एक बार लग रहा था यहाँ 18, घटाते हैं, ये 3 है, 3 में से 8 घटेगा नहीं, तो हम क्या करते थे, पैसा लेके 13 हो जाता है, और 13 में से 8 गया तो 5, और ये खत्म। अब जो शेष बचता था उस शेष को रहने देते थे, और उसके बाद ये एक लाइन इधर और ये एक लाइन इधर खींच देते थे, और इसके जस्ट सामने वाला जो संख्या है उसको हम यहाँ पर उतार देते थे बॉक्स में। फिर लगाते हैं तो 5 या 15 आया, कितना 3। फिर उसके बाद इसके जस्ट सामने ये 3 है, सॉरी 5 है, 5 को यहाँ रखते हैं, ये 3 का है 3, घट गया 2। फिर ये शेष बचा, फिर इसके सामने जो उसको उतार देते थे, ये 2 का है 2 और 1, अगला बार ये 2, फिर 2 बार में काट के खत्म। और हम जानते थे कि जिससे पूरा कट जाता था, जिससे शेष एक भी नहीं बचता था, उसी को हम बोलते थे HCF, यानी HCF कितना आ गया, 1 आ गया। तो जस्ट यही विधि था, हम बचपन से बनाते आ रहे हैं, लेकिन हमको यही पता नहीं था कि इसी विधि को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड नामक एक वैज्ञानिक ने ये बताया था, एक बात बताया था, उसने एक सूत्र फॉर्मूला दिया था, उसने कहा था कि A बराबर होता है वो BQ प्लस R। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, A बराबर में BQ प्लस R, और जहां पर R का जो बात होता है, R का मान वो 0 से बड़ा और छोटा होता है, किससे, B से। 0 से बड़ा या बराबर होता है, और B से क्या होता है, छोटा होता है, यानी जब भी मान होता है B से छोटा होता है। ठीक है, थोड़ा समझते हैं एग्जांपल्स के बारे में, हम कैसे समझ सकते हैं। जैसे मान लो हमको दे दिया 2 संख्या, एक संख्या जस्ट इसी तरह से 18 और 23 हमको संख्या दे दिया, और 18-23 में हमको बताया गया कि आप इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालिए। हाँ, एक बात याद रखना, ये भी बात है ऑब्जेक्टिव के लिए, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है वह HCF निकालने का ही तरीका होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसकी गणना की जाती है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा HCF की गणना की जाती है। अब देखिए हम क्या करें, तो यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं A, यानी अगर हिंदी में बात करें तो हम पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, और प्लस में R मतलब क्या होता है, शेष, यानी शेषफल इसको बोल देते हैं। इसे बोलते हैं A, इसको बोलते हैं B, भागफल बोलते हैं Q, प्लस शेषफल बोलते हैं R। अगर इतना की बात करें तो यहाँ पर A बोलेंगे इसको बोलेंगे B, ये हो गया Q, और ये जो शेष बचा इसको क्या बोलते हैं, R। जस्ट लिखते हैं, देखते हैं यूक्लिड विभाजन क्या हो गया। तो इसको अगर हम लिखना चाहेंगे A बराबर B जगह कितना है 18, गुना Q की जगह कितना आया 1, प्लस में R कितना आया 5। फिर अगले बात देखिए, इसको देखते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हो गया A,
और ये हो गया B, और ये हो गया Q, और ये हो गया R। जस्ट दूसरे स्टेप लेंगे तो याद रखिए पहला स्टेप का जो B का मान है दूसरे स्टेप में वह A के स्थान पर चला आता है। हम देखिए 18 की अगर बात करेंगे तो 18 में किससे भाग दिया गया 5 से, देखिए 5 गुना में Q की जगह कितना आया 3, प्लस में R की जगह कितना आया 3। फिर दूसरा पार्ट ये 5 है यहाँ चलाएगा। अब यहाँ देखते ये इसमें ये एक जगह पर है, देखिए 5 बराबर क्या लिख सकते हैं तो 3 गुना में 1 प्लस में 2। फिर अगले स्टेप में इसको लेंगे तो 3 आ गए एक जगह पर, सेम उसी तरह से इस तरह कर देंगे 3 के 2 गुना में 1 प्लस में 1। फिर अगला स्टेप में 2 लेंगे, लिखेंगे 1 से भाग देते 1 गुना 2 प्लस में 0। और जहां पर R का मान 0 आ जाता है, ये याद रखिए जहां पर R का मान 0 आ गया वहां पर जो B के स्थान पर होता है उसी को हम बोलते हैं HCF। अब यहाँ देखिए R का मान 0 आ गया, ये तो A है ये तो B है, इसका मतलब यहाँ बोल देंगे HCF, यानी कि 23 तथा 18 का HCF कितना आया, B का स्थान कितना 1, HCF कितना आ गया 1 आ गया। इसी तरीका से हमको अभी जब अपना हमारी एक्सरसाइज में 1.1 में देखेंगे कुछ इसी तरह से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमको HCF निकालना है, उसको हम अगले चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। आपका यहाँ थ्योरी पार्ट पूरा खत्म हो गया है। अब इसके अलावा इसका एक्सरसाइज देखेंगे। आज के लिए इतना रहने दीजिए। ठीक, धन्यवाद।